जुर्म करने वाला हमेशा ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो कोशिश करता है एक परफेक्ट क्राइम करने की। परफेक्ट क्राइम वो जिसमें क्राइम करने के बाद कोई सबूत ना मिले और ना ही कातिल पकड़ा जाए। ऐसा क्राइम को परफेक्ट क्राइम कहते हैं, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि चोर पुलिस या कातिल और पुलिस के बीच लिखा छुपी का जो एक खेल है वो चलता ही रहता है। ऐसी ही कोशिश एक पति करता है कि वो अपनी वाइफ की कत्ल करता है और पुलिस के सामने ऐसा शो करता है कि पता नहीं किसने कत्ल किया। वो पुलिस के साथ भी रहता है हर जगह और डिमांड करता है कि सीबीआई जांच हो, बड़े अधिकारियों से जांच हो। हालांकि कातिल वही है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है एक परफेक्ट क्राइम करने की। तो आज की दिलचस्प कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी अब से करीब 20 साल पुरानी है। 2006 26 मई की तारीख, 26 मई 2006 साल था। और केरल का एक इलाका है पथामा। ये एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पुलाद। इस गांव पुलाद गांव में एक परिवार रहता था और उसके मुखिया थे जनार्दन नायर। नायर साहब डाक विभाग में यानी पोस्टल डिपार्टमेंट में ठीक ठाक पोस्ट पे थे और उनकी एक पत्नी थी रामा देवी। इन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, कोई औलाद नहीं थी। तो पोलाद गांव में रहते थे। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। नायर साहब बस रिटायरमेंट के कगार पे थे। कुछ ही साल में वो रिटायर होने वाले थे। तभी हुए 26 मई की मनहूस तारीख आती है। 2006 26 मई। 26 मई शाम को अपने डाक विभाग दफ्तर से जब नायर साहब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा बंद है अंदर से। अब उस दरवाजे के ऊपर एक जाली थी। वो बहुत आवाज देते हैं अपनी बीवी को, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद होता तो उन्हें एहसास होता कि बीवी कहीं बाहर गई हुई है। लेकिन अंदर से बंद है दरवाजा, तो उन्हें लगा कि बीवी अंदर है। लेकिन काफी कोशिश के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। तो उन्होंने ऊपर जाली के अंदर हाथ डाल के कुंडी खोलने की कोशिश की। और जैसे ही वे कामयाब होते हैं कुंडी खोलने में, तो अंदर पहुंचते ही वो चीखते हुए बाहर निकलते हैं। अंदर उनकी बीवी 50 साल की रमा देवी की लाश पड़ी है। फौरन चीख पुकार मच जाता है, पड़ोसी आते हैं, फिर पुलिस तक खबर जाती है। पुलिस पहुंचती है। इसके बाद अंतिम संस्कार भी हो जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। मामले की जांच शुरू हो जाती है। एक सरकारी अफसर की पत्नी का कत्ल हुआ था। अब पुलिस जांच कर रही है। जितने भी चश्मदीद थे उन सबके बयान लिए गए। सबसे पहले खुद नाया साहब थे, जिन्होंने पहली बार ये लाश देखी थी। उन्होंने भी अपनी बयान दर्ज किए कि 26 मई को वो पोस्टल विभाग में रोजाना की तरह शाम को 5 बजे जब उनकी छुट्टी हुई तो घर आए। कुंडी अंदर से बंद थी। उन्होंने ऊपर एक जाली के अंदर से हाथ डाला और कुंडी खोली। अंदर जब वो दाखिल हुए तो देखा कि जो है वो अपनी उनकी वाइफ जो है वो मरी पड़ी हुई है और उन्होंने लाश देखी। बाकी पड़ोसियों से भी बातचीत हुई, पूछताछ हुई। ऐसी कोई जानकारी मिली कि एक महिला सामने आई जिसने कहा कि बिल्कुल पड़ोस में रहती थी वो महिला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स को देखा था और वो ठीक इसी वक्त की बात है जब मतलब नायर साहब अभी घर पहुंचे नहीं थे और शाम की बात है। शाम को आमतौर पर वहां के लोग अपने घरों में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक संदिग्ध शख्स नायर साहब के घर के बाहर टहल रहा था। अब ये क्लू पुलिस को मिला तो पुलिस ने पूछा, आप उन्हें जानती हैं? तो उस लेडी ने बोला कि हाँ, मैं देखा है। वो पिछले एक हफ्ते से यहीं आसपास जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग में शायद वह काम करता था और इससे पहले भी मैंने उसको देखा। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये वारदात हुई 26 मई को, उस घर के बिल्कुल करीब में देखा और यूं ही बेवजह वो इधर उधर देख रहा था, टहल रहा था। तो मुझे लगा कि ये कोई क्यों टहल रहा है या क्यों इस तरीके से इस कॉलोनी में है। बट इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, फिर वो चला गया। अब उस महिला का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस घर के बाहर सिर्फ एक ही सस्पेक्ट था और वो वह शख्स। उसने कहा शायद उसका कोई कनेक्शन है। अब पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस इस बात को अब तक 24 घंटे हो चुके थे। 27 मई को जांच चल रही थी। तो जब कंस्ट्रक्शन के पास उस जगह गए तो उन्होंने बताया कि
इसका कोई चश्मदीद थी, वो जो पड़ोसी नायर साहब की, तो बताया गया कि यहाँ एक शख्स था। तो उन्होंने कपड़ा भी बताया, तो बोला उससे पूछताछ करनी है, बुलाओ उसको। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचने के बाद बोला, तो उन्होंने बताया कि आज वे बिना बताए ड्यूटी पर नहीं आया। अब क्योंकि जिसको तलाश करने गई पुलिस वो वहां बिना बताए ड्यूटी पर नहीं आया, तो अब पुलिस का शक जो है वो और गहरा गया। पुलिस ने उसका अता पता पूछा। अब वो कहीं कहाँ कुछ मालूम नहीं है कहाँ का रहने वाला है, लेकिन वो मजदूरी करने बाहर से आया हुआ था, ये पता लगा। अब पुलिस उस मजदूर की कुंडली कंगालती है, कोई सुराग नहीं मिला। इधर करते करते उसके बहुत सारे दोस्तों से पूछताछ करते हैं, तो एक केरल में एक और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलता है कि उसकी बीवी रहती है वहां पे शायद। पुलिस वहां तक पहुंची, तो उसने कहा कि मैं जिससे उसकी शादी हुई थी, तो उसने कहा कि मैंने इससे शादी की थी इस शख्स से, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद हम दोनों अलग हो गए और वो मुझे छोड़कर अब कहाँ रहता है, उसका नया ठिकाना क्या है मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने पूछा कि क्यों छोड़ा आपने। वो बोले कि बस हमारी आपस में बनी नहीं। पूछा उस मजदूर का बिहेवियर क्या था। तो उसकी जो पुरानी वाइफ थी उसने कहा कि बिहेवियर तो उसका बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छा इंसान था। तो अब जिस दिन कत्ल हुआ उसके अगले दिन से मजदूर गायब है। उसकी एक पत्नी का ठिकाना मिला, वो भी अब उसके साथ नहीं रहती, वो एक्स वाइफ है, और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। इस दौरान में पुलिस को पता चला कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश कानपुर में शायद वो देखा गया है, क्योंकि तस्वीर उसकी बीवी और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू अब मिल चुकी थी। तो केरल पुलिस कानपुर तक भी पहुंच गई, लेकिन पता चला कि कोई और दूसरा शख्स है, वो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो नहीं है। केरल के हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस टीम जाकर छानबीन कर रही है, ये शख्स शायद मिल जाए, कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान वक्त बीतता गया और अब हर तरफ फैल गई। लगभग रमा देवी का कातिल एक मजदूर है, बस ये फिक्स कर लिया लोगों ने अपने आप में। और उसको एक पड़ोसन ने देखा था उसी वक्त जिस दिन ये कत्ल हुआ, और बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो घूम रहा था। अच्छा, इस दौरान जब लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ली, तो सारी जो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं, कत्ल जहाँ पे कत्ल होता है वहाँ फॉरेंसिक टीम आती है और काफ़ी सारे कलेक्शन सैंपल जो है कलेक्ट करती है और उनकी फिर जांच होती है। तो सारी जो फॉरेंसिक एविडेंस थे वो भी उन्होंने रख लिए। रमा देवी के हाथ के कुछ बाल का गुच्छा मिला उनको जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जो शायद जब उनका कत्ल हो रहा था तो वे कातिल के साथ हाथापाई कर रही थी, अपने आप को बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। इसी में यह हो सकता है कि उस कातिल का सर उनके हाथ में आ गया और उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए जोर से, और इसी वजह से कुछ बाल उनकी मुट्ठियों में रह गए। तो बाल एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है कि ये कातिल का हो सकता है। पुलिस ने उस बाल को फॉरेंसिक और उसके डीएनए के लिए भी भेज दिया। अब उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन रिपोर्ट आकर अब पुलिस स्टेशन में रखी हुई है और पुलिस इंतजार कर रही है कि अब वो मजदूर मिल जाए तो उसके बालों से इसका सैंपल मैच कर लें, केस सॉल्व हो जाए। तो डीएनए की रिपोर्ट थाने में है, मजदूर गायब है। पूरे केरल से लेकर कानपुर तक हर जगह कंकाला डाल डाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो यहाँ नायर साहब की बीवी रामा देवी का कत्ल हो चुका है, वक्त बीत रहा है, कातिल मिल नहीं रहा है। अब इसी दौरान होता यह है कि इस गांव में जो पुलाद गांव है वहां के लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि भाई कत्ल हुए काफी दिन हो गए और कातिल का अभी तक पता नहीं लगा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इधर जो रामा देवी के हस्बैंड जनार्दन नायर हैं ये भी नाराज है। तो गांव की पंचायत ने एक फैसला किया है कि इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अब गांव की पंचायत ने रमा देवी के इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू करी। थाने का घेराव, विरोध प्रदर्शन, और उसमें नायर साहब भी हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन फिर लगा कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस बार बार कहती है देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने उस मजदूर को ढूंढने के लिए यूपी तक अपनी टीम भेजी। कई अलग अलग टीमें पूरे केरल में छान मान कर रही है, कहीं भी मजदूर नहीं मिल रहा।
और हर एक के जहन में अब ये हो चुका सेट कि रमा देवी का कातिल वो मजदूर है, क्योंकि एक तो वो मौके के बाद भाग गया, फिर कभी पलट कर आया नहीं, तो सारे शक उसी के खिलाफ धीरे धीरे बनने लगे। अब ये मामला धीरे धीरे पंचायत का प्रदर्शन भी कितने दिन खींच सकते थे वो बंद हो गया। इसके बाद जब ये बंद हुआ तो नायर साहब पहुंच गए फिर आला पुलिस अफसरों के पास केरल में। उन्होंने कहा जी मेरी बीवी का कत्ल इतने महीने हो चुके हैं, अब तो साल होने वाला है और अब भी कातिल का कुछ सुराग नहीं मिला, वो मजदूर भी नहीं पकड़ा गया। मुझे लगता है कि पुलिस ने ये काम ढंग से नहीं किया, तो मैं इसकी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले ही अखबारों में खबर छप चुकी थी कि एक पोस्टल विभाग एम्प्लॉय की वाइफ का कत्ल था, प्रदर्शन लेकर न्यूज़ अखबारों में सारी खबरें थी। तो फिर इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच ने ये मामला अपने हाथ में लिया, तो सारी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उनको भी देखा, पढ़ा, सब किया। अब वो अपनी तरफ से भी कुछ जांच शुरू कर दी उन लोगों ने। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन क्राइम ब्रांच भी कुछ नहीं कर पाया। अब क्राइम ब्रांच से भी मायूसी होकर नायब साहब पहुंच गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी दी और कहा मेरी पत्नी के कत्ल को अब कई साल हो चुके, लेकिन पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच तक मामले की जांच कर रही हैं, अभी तक कातिल को नहीं पकड़ा गया और ना कत्ल की वजह मुझे बताई गई। तब हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया, हड़काया क्राइम ब्रांच को कि भाई इस मामले की जांच कीजिए फटाफट। उधर फटकार पड़ गई। अब इधर क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। तो धीरे धीरे जब इस केस को देखते हैं तो कुछ नहीं होता, तो क्राइम ब्रांच भी इस केस को बंद कर देती है। वक्त बीतता रहा, करीब 20 साल के बाद, तो 20 साल हो चुके हैं रमा देवी के कत्ल को। अब क्या हुआ कि पिछले महीने यानी एक महीने पहले से ये केस 20 साल पुराना, अब जो क्राइम ब्रांच के नए अफसर आए उन्होंने सारे अनसोल्व केसेस को देखना शुरू किया। फिर इसी दौरान रमा देवी मर्डर केस की फाइल पर उनकी नजर पड़ी और ये भी देखा कि कोर्ट का भी ऑर्डर है इस पर कुछ करो, बट 20 साल तक कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने पता किया कि उस मजदूर का कुछ पता चला कि नहीं, तो पर मजदूर का तो पता नहीं चला। अब जितने भी खबरी मुखबिर और वो सारे लग रहे थे उनकी भी रिपोर्ट थी। तो उस अफसर को ये लगा कि 20 साल हो गए, उस मजदूर की अपनी जिंदगी भी होगी, कहीं ना कहीं मजदूरी तो करेगा, केरल नहीं तो यूपी में करेगा। अगर कानपुर वहां भी नहीं पहुंचा तो यहाँ भी नहीं है और कभी पलट कर देखा भी नहीं, तो इसके अलावा कोई दूसरा कातिल नहीं हुआ, तो फिर मामला क्या है। तो पहले अफसर थे, उन्होंने कहा कि इस मजदूर को साइड करके अब इस केस के बारे में दूसरी तरीके से सोचते हैं, क्योंकि शुरू से पहला फोकस यही है कि मजदूर कातिल है और इसीलिए सारे पुलिस वाले मजदूर के पीछे लगे हुए हैं। मजदूर हाथ नहीं आ रहा है, केस अनसॉल्व है। उन्होंने कहा 1% हो सकता है गलत हो ये बात कि मजदूर ने कत्ल ना किया हो, लेकिन इस केस को दूसरे निगाह से देखते हैं कि मजदूर ने कत्ल नहीं किया, कातिल कोई और है। उसके लिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले सबूत चाहिए, और आप सबूत भी आप उन्हीं निगाहों से देखेंगे कि मजदूर ने कत्ल किया, क्योंकि जब आप एक बात तय कर लेते हैं कि ये कातिल है तो सारी चीज उसी चश्मे से देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप फिर दूसरा एंगल सोचते हैं तो दूसरी नजरों से आपको दिखाई देने लगता है कि शायद वो कोई और भी हो सकता है। तो फिर एक आपका नजरिया और चश्मा दोनों बदल जाते हैं। तो उस अफसर ने यही कहा कि एक सेकंड को ये मुझे डाउट है कि मजदूर कातिल होगा, कातिल कोई और है। अब उन्होंने इन फाइल को निकाला, सारे स्टेटमेंट पढ़ने शुरू किए, सबके स्टेटमेंट पढ़ डाले। एक स्टेटमेंट पर नजर टिकी, वो खुद रमा देवी के हस्बैंड का स्टेटमेंट था, यानी जनार्दन नायर का स्टेटमेंट, जिसमें लिखा हुआ था कि उस दिन दफ्तर में था, शाम को लौटा तो आवाज दी, घर में कोई नहीं था, कुंडी अंदर से बंद थी, बहुत आवाज देने पे कुंडी नहीं खुली, तो उन्हें लगा पता नहीं
कुछ हो गया उनकी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि उस दरवाजे के ठीक ऊपर एक जाली थी, जाली के अंदर हाथ डाला और कुंडी खोल दी। फिर अंदर गए और लाश पर नजर पड़ी। उस अफसर ने कहा कि इसमें कुछ डाउट है। अब उन्होंने कहा कि इस दरवाजे और कुंडी को देखते हैं, एक शख्स क्या जाली में हाथ डाल के अंदर से बंद हुई कुंडी को खोल सकता है? उन्होंने टीम भेजी। उधर से बुरी खबर पता चली कि सर इस बात को 20 साल हो गए और वो दरवाज़ा, वो घर सब टूट कर रिनोवेट हो चुका है, अब नया बन चुका है, तो वे दरवाज़ा भी नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? अब उन्हें धक्का लगा कि ये क्या मामला है। फिर जो नए अफसर थे उन्होंने कहा कि अच्छा उस वक्त की तस्वीरें निकालो, उस क्राइम सीन की तस्वीरें ली जाए। हर क्राइम जहाँ पे भी होता है तो वहाँ की तस्वीरें ली जाती हैं। तो उन्होंने पहले से ही अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें मौजूद थी। उस दरवाजे की तस्वीर, उसके ऊपर की जाली की तस्वीर बहुत क्लियर थी। पूरे दरवाजे की जो बनावट थी वो भी देखी गई। अब बनावट के हिसाब से जो हाइट थी दरवाजे की वो भी देखी गई। जो उसके ऊपर जाली थी उसकी हाइट को भी देखा गया। फिर कुछ पड़ोसियों और उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को बुलाया और उनसे उस दरवाजे और घर के नक्शे के बारे में बातचीत की। तो सब मिलाकर सारी चीजें अब सामने हो गई। अब उस अफसर ने कहा कि सेम एक ऐसा दरवाजा बनाओ और ऐसी ही एक दीवार, उस दीवार में ठीक दरवाजे के ऊपर ऐसी ही एक जाली, मतलब हूबहू लंबाई चौड़ाई सब कुछ वैसा ही। अब पुलिस वाले इस काम पर लग गए। एक खाली प्लॉट पे ऐसी एक दीवार खड़ी गई, उस दीवार पे सेम वैसा ही दरवाजा लगाया गया कारपेंटर को बुला के, और ठीक उस दरवाजे के ऊपर एक जाली वैसी ही बनाई गई, उतना ही गैप देके जितना कि फोटो में दिखाई दे रहा था। और उस दरवाजे के पीछे क्योंकि साइज एक था, हाइट एक थी, तो उस दरवाजे की जो कुंडी थी अंदर से भी उसकी तस्वीर ली गई थी। इस कुंडी की तस्वीर के हिसाब से हूबहू वैसी ही कुंडी बनाई गई। अब दरवाजा तैयार, दीवार तैयार, जाली तैयार, कुंडी तैयार, सब कुछ तैयार है। पहली बार पुलिस अब नायर साहब को बुलाती है और कहती है आइए एक डेमो दीजिए। नायर साहब को ले जाया गया। उन्होंने कहा जब आप का जो बयान था उसके हिसाब से आपने दोबारा से अपने बयान को रिपीट करो। तो उनका बयान वही जो पुराना उन्होंने दर्ज कराया था वैसा ही बयान उन्होंने दिया। अब नायर साहब को यहाँ ये मालूम नहीं है कि वहां पे उस तरीके का कोई दरवाजा बना लिया गया है। अब नायर साहब को उस दरवाजे के पास ले जाता है। नायर साहब दरवाजा देखकर चौंक पड़े। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, आप दोबारा से हमें खोल के दिखाइए, जैसे आप 26 मई की शाम को घर आए थे और अपने दरवाजा खटखटाया, खोला नहीं, अंदर से बंद था, आपने जाली में हाथ डाल के खोला, सेम वैसे ही इस दरवाजे को खोलिए, क्योंकि इस दरवाजे में और उस दरवाजे में कोई फर्क नहीं, ना गैप में ना हाइट में। अब नायर साहब जाली में हाथ डालते हैं, अंदर से कुंडी लगा दी गई। अच्छा, उस दीवार के पीछे जाके देखा जा सकता था कि जो बंदा बाहर से हाथ डाल रहा है तो उसका हाथ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तमाम कोशिश करने के बाद नायर साहब उस जाली से हाथ डालकर उस कुंडी को खोलने में कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद वो चले गए। पुलिस ने कहा जाइए, ये रूटीन था, ऐसे ही उन्होंने भी कुछ लगा कि वो चले गए। इस दौरान उसी अफसर ने जब उसको रिपोर्ट मिली कि नायर साहब से कुंडी नहीं खुली तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। अब उसने चुपके से नायर साहब के कुछ डीएनए सैंपल ले लिए थे उसी दौरान, जिस दौरान दरवाजा और वो कुंडी खोलने की कोशिश की जा रही थी। तो अब रमा देवी के हाथ में जो बालों का गुच्छा था, तो वो भी एक कातिल का बहुत अच्छा सुराग था। उसकी डीएनए रिपोर्ट ऑलरेडी आई हुई थी, बट इस रिपोर्ट को कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, इसलिए कि वो इंतजार कर रहे थे कि वो मजदूर, वो कातिल जिस पे पहले शक था, वो आए और उसका डीएनए सैंपल लें, फिर उस रिपोर्ट से मैच करें। मिल गया तो वो कातिल किसी और का सैंपल लेने की भी सोच नहीं रहे थे कि अगर उससे मिल जाएगा तो किसी और का सैंपल लेने की क्या जरूरत है। इन 20 सालों में अब जब कुंडी वाला हो गया कि नायर, ये कंफर्म हो गया कि नायर साहब फेल हो गए,
कुंडी खोलने में तो शक उनके ऊपर गहरा गया और उस अफसर को पहले ही यकीन हो चुका है कि शायद उनके डीएनए सैंपल और इस बाल की जो रिपोर्ट आई दोनों में मैच कराया जाए। तो अब सैंपल मैच कराया गया। इसका मतलब ये था कि वो जो हाथों में मुट्ठियों में आखिरी वक्त में जो बाल थे रमा देवी के, वो उनके अपने पति नायर साहब के थे। अब जब डीएनए में मैच कर गया, इसके बाद फिर पुलिस ने उन्हें बुलाया, ऑफिशियली उन्हें बताया कि अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये भी पिछले हफ्ते की बात है। पिछले हफ्ते की बात सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई। पढ़े लिखे नायर साहब पोस्टल डिपार्टमेंट के अफसर, हालांकि वो रिटायर हो गए थे इस कत्ल के बाद, तो सारी चीज़ें उनके सामने रख दी गई, सारे प्रूफ रख दिए गए। अब कोई रास्ता नहीं था नायर साहब के सामने, तो सिर्फ और सिर्फ जुर्म को जो है वो स्वीकार करने के अलावा अब नायर साहब अपना जुर्म एक्सेप्ट किया और बल्कि ये भी बताया उन्होंने कि उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया और वजह बताई कि उन्हें अपनी बीवी के कैरेक्टर पर शक था। जब वो ऑफिस में होते थे कुछ लोग मिलने आते थे और मुझे लगता था कि किसी ना किसी लड़के के साथ उनका कोई अफेयर है और बस इसी शक की वजह से उन्होंने मार डाला। उन्होंने कहा मारने के बाद, क्योंकि पुलिस की कहानी सुनाई थी मैंने और बताया कि जाली से हाथ डालकर कुंडी खोलने की कोशिश की, उधर से उस लेडी का जो बयान था जिसने शक जाहिर किया था कि यहाँ पे एक मजदूर घूम रहा था, तो हो सकता है वो मजदूर जो है कत्ल हो। अब क्योंकि मजदूर के ऊपर ही सबकी शक की निगाहें जाती हैं, तो मजदूर ही कातिल एक तरीके से बन जाता है, लेकिन मजदूर मिला नहीं। फिर पंचायत वालों ने भी काफ़ी जो है ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई कत्ल की जांच होनी चाहिए और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वक्त बीतता गया तो जांच भी जो है कमज़ोर पड़ती गई। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया नायर साहब ने कि मैं अपने पड़ोसियों के साथ इसलिए मिलके साथ में चलता था ताकि पड़ोसियों को भी शक ना हो कि कत्ल मैंने ही किया है। जितने भी धरना प्रदर्शन और सारी चीज़ें हैं वो उसमें शामिल रहते थे और ख़ुद भी चीख रहे हैं कि भाई मुझे इंसाफ दो, मेरी वाइफ का कत्ल हुआ है। क्राइम ब्रांच को जो है मामला सौंपने की बात भी इन्होंने ही कही। तो आखिरकार जो है जुर्म कितना भी बड़ा हो कातिल पकड़ा ही जाता है। तो यहाँ पे भी मिस्टर नायर को गिरफ्तार कर लिया गया है और भले ही टाइम बहुत ज़्यादा लगा हो, लेकिन इंसाफ की जीत हमेशा होके रहती है। तो जुर्म करने वाला जो है वो कोई भी हो, एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। तो आज की कहानी इतना ही और केरल पुलिस को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने 20 साल पुराने इस केस को सॉल्व किया। तो मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि अगर पुलिस चाहे तो कोई भी अपराध, कोई भी जुर्म को वो जो है सामने ला सकती है। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।